Hello guys and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है बताओ जरा तो डे 4 आ गया है। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी है ऑफ योर 90 डेज रिविजन फॉर द CBSE बोर्ड एग्जाम ऑफ फिजिक्स क्लास 12. Okay. And today is the day 4 of us scoring 100 on 100. तो हमें रिविजन करनी है अपने फिजिक्स के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए। एंड उसके लिए आपको पता है व्हाट आर द रूल्स। क्या करना है आपको, इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है और उसको पीरियोडिकली रिवाइज करते जाना है, राइट। क्योंकि मैम आपको यहाँ पर करवा रही है फिजिक्स क्लास 12 के वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा है। And today, the question number 1 for you all is, so I think everyone is ready. I'm really excited today for this day because आज जो questions मैंने रखे हैं, they are, actually very hitting on the concept. ठीक है? तो अगर आपके concept strong होंगे, अगर आपने ऐसे questions पहले कर रखे होंगे, तो हो सकता है आप इनको बहुत easily कर पाओ। लेकिन कुछ questions इसमें से ऐसे होंगे, you will be shocked, like, okay, how will try this? Okay, so let's jump to the question number 1 of today, which is okay. So you all know the drill, right? So the question number 1 is now nobody expected this that in the of revision for your class 12 physics, the question number 1 will be from the topic EM waves, right? हमें ये एक्सपेक्टेड होता है कि EM वेव्स तो एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, सबसे कम इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बट अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आप EM वेव्स जैसे चैप्टर को मिस आउट नहीं कर सकते हो। व्हाई? The first mistake that students do is they take the EM waves lightly. आपको इस chapter को lightly नहीं लेना है. It is also a part of your syllabus. And students, they take it so lightly. And that is the mistake that they do is that they lose marks on such a easy chapter. वो अपने इतने आसान chapter पे marks कटवा लेते हैं because उनको लगता है कि इसमें क्या है, ये तो बहुत easy है, ये तो हम last पे कर लेंगे। But last पे time नहीं मिलता है उनको ये करने का, जिससे ऐसे क्वेश्चन जो 1 1 मार्क्स के आते हैं आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये सीधा 3 मार्क्स का आई हैव टेकन फ्रॉम द सैंपल पेपर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे इफ आपने इस चैप्टर को सीरियसली नहीं लिया होगा, इसको सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। तो किसी भी चैप्टर को, आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को आसान समझने की गलती नहीं करनी है। हर चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर पे हमें उतना ध्यान देना है जितना उस चैप्टर को जरूरत है। ठीक है? और किसी को हल्का नहीं लेना है। ठीक है? अगर किस्मत खराब होगी तो इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। तो वो गलती नहीं करनी है। सारी चीजों को अपने साथ लेकर आगे चलना है। ठीक है? सारे चैप्टर्स को इकट्ठे साथ लेके चलना है, जिसके लिए ये 90 डे रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आज इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, आज मैग्नेटोस्टैट्स, नहीं। हमें एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक चैप्टर करने पर दूसरा चैप्टर पीछे छूट जाए, दूसरा चैप्टर करने पे पहला चैप्टर पीछे छूट जाए, है ना। सब चैप्टर्स को इकट्ठे लेकर जाना है हमें। दैट इज व्हाट द गोल इज ऑफ दिस 90 डेज रिविजन। एंड द गोल इज, ये चीज कर क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें फिजिक्स में चाहिए फुल मार्क्स। दैट इज द गोल ना। उससे आधा नंबर कम, उससे आधा नंबर ज्यादा अगर हैंड राइटिंग के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट होने नहीं वाला है, राइट। पता चले आपकी परसेंटेज 100 से ऊपर चली गई है। ओके, यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। द ड्रिल इज ऑब्वियसली पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, डू यू नो द क्वेश्चन। अब देखो, आपने EM वेव सबने पढ़ रखा होगा, बट आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। आप कॉन्फिडेंटली बैठोगे कि मुझे तो बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट। क्यों? बिकॉज हमने EM वेव्स को हल्के में ले लिया, हमने इसको रिवाइज ही नहीं करा टाइम टू टाइम। तो दिस, टेक दिस एज अ हिंट। आज सोच लो कि आज हम EM वेव्स वाले चैप्टर को रिवाइज, ठीक है।
ये तो हम वीडियो करेंगे ही करेंगे पूरी की पूरी, बट ईएम वेव्स जो चैप्टर है उसकी आज हम रिविजन करेंगे, क्योंकि that makes us better from the other students, that makes us different from the other students, that हम एक ऐसे चैप्टर को भी साथ लेके जा रहे हैं जिसको बाकी बच्चे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, और हम जो है वो ये गलती नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सब बच्चों ने ट्राई कर लिया हो जब तक मैम बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। चलो लेट्स स्टार्ट। So the question number 1 is, name the part of the electromagnetic spectrum. So we all know electromagnetic spectrum में there are many types of waves, microwaves, radio waves, infrared, visible light, gamma, ठीक है, बहुत तरह की आपकी waves होती हैं। You have to tell which part of the electromagnetic spectrum is which is stopped by a face mask worn by a welders। तो जो वेल्डर्स होते हैं वो एक फेस मास्क को पहनते हैं, राइट? कभी नोटिस करा होगा जब वो वेल्डिंग वाला काम होता है तो एकदम चिंगारियां निकलती हैं उसमें से। तो जो वेल्डर्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेस मास्क पहनते हैं। यू हैव टू टेल वो फेस मास्क वो वेल्डर्स क्यों पहनते हैं, कौन से ईएम वेव्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये पहनते हैं। So the answer to this will be, the answer to the first part is the infrared waves, or the infrared waves वो अपने आप को कौन सी वेव से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? They are protecting them from the infrared waves, and infrared waves are generally the heat waves, उनको हम लोग heat waves भी बोलते हैं, ठीक है? तो अपनी आईज को इंफ्रारेड वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए दे वियर अ मास्क, ठीक है? आज ही याद कर लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मास्क यूज करते हैं? दे यूज द मास्क, सॉरी, दे protect themselves from which waves? They protect themselves from the infrared. Let's move to the second part. The second part is, which spectrum is used in the detectors in the earth satellites? तो जो earth satellites है उसके अंदर जो डिटेक्टर्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं? सो द आंसर टू दिस इज, दे यूज द स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव्स। किसको यूज करते हैं? दे यूज द माइक्रोवेव्स, the detectors in the earth satellites, they use microwaves। okay, कौन सी waves यूज करते हैं? माइक्रोवेव्स को यूज। ओके, तो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो वेल्डर्स हैं वो अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? इंफ्रारेड वेव से। और जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ के अंदर, उसमें जो डिटेक्टर्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट को यूज कर रहे हैं? माइक्रोवेव्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है? हो गया लर्न सबको? थर्ड इज, which part of the electromagnetic spectrum is used in the short wave band in communication? तो communication के short wave band में कौन सा पार्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? सो द आंसर इज रेडियो वेव्स। कौन सा पार्ट यूज होता है? रेडियो वेव्स जो है दे आर यूज। ओके, सो यू कैन राइट इंफ्रारेड वेव्स रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव्स रीजन फॉर द सेकेंड पार्ट, एंड द रेडियो वेव्स रीजन फॉर द थर्ड पार्ट। आप सिर्फ इंफ्रारेड वेव भी लिख सकते हो, माइक्रोवेव भी लिख सकते हो, रेडियो वेव भी लिख सकते हो, या फिर आप रीजन के साथ भी आंसर जो है वो दे सकते हो। फाइन। अब you have to write the order of wavelengths in each case। आपको हर केस में क्या करना है? वेवलेंथ के ऑर्डर को लिखना है कि इंफ्रारेड वेव्स में किस ऑर्डर की वेवलेंथ आती है, माइक्रोवेव में किस ऑर्डर की वेवलेंथ आती है, और रेडियो वेव्स में किस ऑर्डर की वेवलेंथ आती है। तो इसके लिए यू कैन यूज दिस टेबल। आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं। दिस टेबल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आपकी एनसीईआरटी बुक जो है, जो बहुत सारे टीचर्स जो है वो बोलते हैं दे डू नॉट रिकमेंड दिस एनसीईआरटी बुक फॉर फिजिक्स, एंड दैट इज द ट्रूथ। सबको पता है कि एनसीईआरटीज जो होती है फिजिक्स की उसको रिकमेंड नहीं करा जाता है पढ़ते वक्त बच्चों के लिए। बट उस एनसीईआरटी की बुक में देयर इज दिस टेबल, एक टेबल है ईएम वेव्स में, जहां पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टाइप दिया है। सबको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टाइप दिया है, और उसकी वेवलेंथ की रेंज भी दी है। तो
इस वेवलेंथ की रेंज को आपने अपनी आंसर में लिखना है, किसी और रेफरेंस बुक की वेवलेंथ रेंज को आपने अपने आंसर में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी के आंसर को ही करेक्ट बोलेगा। सीबीएसई बोलेगा जो हमने आपको बुक रिकमेंड करी है, अगर आपने वहां जो आंसर गिवन है वो लिखा है, देन विल गिव यू फुल मार्क्स। बट अगर आपने जो एनसीईआरटी में आंसर गिवन है वो नहीं लिखा, कुछ और आंसर लिखा है, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स, चाहे वो करेक्ट हो, इट डजंट मैटर। फाइन। जो एनसीईआरटी जो रिकमेंडेड बुक है, दैट विल बी फॉलोड फॉर मार्किंग योर आंसर्स, ओके, एज पर मी। तो सिमिलर, तो इस यहीं से हम लोग जो है वो क्या लिखते हैं, वेवलेंथ का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब आपको वेवलेंथ की रेंज बतानी है कि किस वेवलेंथ में जो है वो वेव्स जो है वो लाई करती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आंसर था, दैट वाज द इंफ्रारेड रीजन। और इंफ्रारेड रीजन का जो ऑर्डर है, दैट इज 1 mm to 700 nanometer. So you have to learn this order, and not only this order, you have to learn the whole table. आपको इस पूरे टेबल का ऑर्डर लर्न करना है कि रेडियो वेव्स का क्या है, माइक्रोवेव का क्या है, इंफ्रारेड का क्या है, ठीक है। कई बारी दे आस्क यू, वो कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं कि इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो वहां पे आपको E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या फिर E इज इक्वल टू एच म्यू वाले फॉर्मूला को यूज कर एनर्जी का कंपैरिजन करके भी बताना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे आ जाए, है ना। बट ये वेवलेंथ रेंज तो आप याद करके ही जाओ। क्यों? क्योंकि टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में है, और सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन डाल देते हैं, एक भी बच्चे ने जो है वो टाइप गलत लिखा, वहीं पे उसका एक नंबर कट गया। बट हमें एक नंबर जो है वो नहीं गवाना है, तो इसीलिए हम अपनी टेबल को लर्न कर कर जाएंगे। और इससे रिलेटेड और एप्लीकेशंस की कौन सी रीजन में कौन सा वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करी है, और उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसको लर्न करने के लिए यू कैन रेफर एनी रेफरेंस बुक। आप कोई भी रेफरेंस बुक खोलो, उसके अंदर आपको हर टाइप के वेव के कम से कम 5 5 6 6 एप्लीकेशन होंगे। उनको याद कर लो, आपका ईएम वेव्स का ये वाला क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आ गया आपका ईएम वेव्स का, तो जो क्वेश्चन बाकी सब बच्चे गलत करके आएंगे वो हम जरूर सही करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्क्स, फुल मार्क्स, राइट, हमें तो फुल मार्क्स चाहिए। ओके। तो इंफ्रारेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, 1 mm to 700 nanometer is your order of wavelength of infrared waves. For the microwave region, माइक्रोवेव रीजन में हमें क्या दिख रहा है, ऑर्डर 0.1 मीटर टू 1 mm, 0.1 मीटर टू 1 mm. And for the radio waves region, I can see that wavelength should be greater than 0.1 मीटर। अगर आपकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से बड़ी है तो वो रेडियो वेव है। माइक्रोवेव के अंदर 0.1 से 1 mm के बीच में वेवलेंथ होनी चाहिए, और इंफ्रारेड वेव्स रीजन में 1 mm से 700 नैनोमीटर की रीजन के वेवलेंथ जो है वो होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। नाउ एक मेरी बात और मान लेना। क्या बात मानोगे कि वेवलेंथ तो लर्न करके ही जाओगे, किसी भी बुक में आपको इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी रेंज भी गिवन होगी, ठीक है। वेवलेंथ रेंज तो आप लर्न करके ही जाना, इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी प्लीज लर्न कर लेना। हर्ट्ज में होगी आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, राइट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आप प्लीज जरूर याद कर लेना, ठीक है। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना होते बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टीचर्स ना ईएम वेव्स को भूल जाते हैं, और हम भूलेंगे नहीं। हमारे लिए जो है सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए फुल मार्क्स, राइट। हम 70 80% के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो फुल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज फ्रॉम योर चैप्टर एटम्स। आई होप सबका एटम्स चैप्टर जो है वो अब तक कंप्लीट हो गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज,
show that the shortest wavelength lines in the Lyman, Balmer, and Paschen series have their wavelengths in the ratio 1:4:9. So this is a question in which you have to show, right? You have to prove something. आपको रिजल्ट जो निकालना है वो क्वेश्चन में ही गिवन है. आपको इसको प्रूव करना है कि जो वेवलेंथ की रेशियो होगी वो क्या होगी, 1:4:9 होगी. स्मॉल रिक्वेस्ट, बहुत इजी है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन करा हो. ये एडवांटेज है एटम्स का कि थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से मिलता जुलता है ये चैप्टर. एक सजेशन, प्लीज वीडियो पॉज कर लो. वीडियो पॉज करने के बाद इसको ट्राई जरूर करना. एटलीस्ट कुछ सोचो कि फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन को खुद से अप्रोच करना सीखो. जब तक उसको अप्रोच करना नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है वीडियोस देखने का, सॉल्यूशंस देखने का, राइट. उसको खुद से करने की हैबिट डेवलप करो. बार बार हर वीडियो में बोला जाता है खुद से करने की हैबिट डेवलप करो, तभी आएगा आपको मजा करने का, है ना. जब एक टाइम ऐसा आएगा जब खुद से होने लग जाएंगे क्वेश्चंस और अब तब कहोगे कि अरे वाह, ये सब्जेक्ट है, बढ़िया सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो अपने दिमाग से हो रहे हैं, है ना. अगर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं अपना दिमाग यूज करके इन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी थर्ड पर्सन टू गिव मी द सोल्यूशन बिकॉज माई कॉन्सेप्ट आर क्लियर. और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग करेंगे इस 90 डे रिविजन में. इसीलिए दिस रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसलिए इसको कंटिन्यू करा जा रहा है. ठीक है, चलो, आई होप सब लोग जो है वो अब आ गए हो अपना क्वेश्चन जो है कर कर. ठीक है, सॉल्यूशन जो है ट्राई कर कर. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो इसके अंदर हमें पता है कि जो लाइमन, बामर एंड पास्टन सीरीज है, दैट इज फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पार्ट, राइट. स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन पार्ट. एंड मुझे पता है that this Lyman, Balmer and Paxton series is what? Ma'am, the Lyman series is when an electron jumps from any of the orbit to when the final orbit on which the electron jumps is equal to 1. उस सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं. स्टार्टिंग आपकी कहीं की भी हो सकती है ऑर्बिट की, है ना. 2 से जंप कर सकता है, 3 से जंप कर सकता है, 4 से जंप कर सकता है, 5 से जंप कर सकता है. लेकिन जंप कहाँ कर रहा है, हमेशा हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, दैट इज द स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज. तो लाइमन सीरीज में हमेशा क्या फिक्स होता है, फाइनल ऑर्बिट फिक्स होता है विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, now let's go to the Balmer series. Similarly, Balmer series में इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाएगा, फाइनल ऑर्बिट में जो वो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2. हमेशा अगर वो किसी ऊपर ऑर्बिट से 3 से 4 से 5 से 6 से अगर वो 2 पर आ रहा है तो वो लाइन कहाँ पे बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू द बामर सीरीज. एंड द पास्टन सीरीज, in the Paschen series, the final orbit is always equal to 3. 3 के ऊपर किसी ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन 3 पे जा रहा है तो वो जो लाइन होगी दैट विल बिलोंग टू द Paschen series. एंड आपको ये नाम याद होने चाहिए, लाइमन, बामर, पास्टन. ठीक है, ब्रैकेट टी फंड, ये सारी सीरीज का नाम एंड जो उसका फाइनल ऑर्बिट है कि वो कहाँ पर जंप कर रहा है, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए. ठीक है, तभी मजा आएगा, वरना कोई क्वेश्चन आ जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि अरे इसके अंदर लेना क्या है ना. क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं करे, बेसिक ढंग से पढ़े ही नहीं. फिजिक्स के पेपर से 4 दिन पहले रिविजन करी और पेपर देने चले गए. ऐसे काम थोड़ी चलता है. फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस समुंदर है, समुंदर. ठीक है, और रोज एक एक बाल्टी उठा उठा के भरोगे उस समुंदर से तभी वो तुम्हारे दिमाग में जाएगा, वरना नहीं जाएगा. ठीक है, इसीलिए रोज 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 एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं. और जो इसमें से कॉन्सेप्ट भूल रहे हो उसको एक बार खुद से रिवाइज कर लेना है. तुम्हारे फिजिक्स की प्रिपरेशन, तुम्हारे फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर पक्के हैं और ये जो है वो होगा. ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, आप सोच लोगे कि मैंने ये करना ही करना है, ठान लोगे, तो फिर 100 में से 100 तो पक्के हैं जी. ठीक है, चलो अब देखो, लाइमन सीरीज है.
वार्मर सीरीज और पास्टन सीरीज है, जिसका फाइनल जो है वो फिक्स है ऑर्बिट, ठीक है, कि किसके अंदर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। बट उसने पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन पूछी है उसने हमसे। मुझे पता है, सपोज हम लाइमन की बात करते हैं, एक की बात करेंगे, बाकी सारे अपने आप समझ आ जाएंगे हमें, ठीक है। जल्दी से देखते हैं, सपोज ये n = 1 है, ये थोड़ा बड़ा गैप लेना चाहिए हमें, ओके, ये भी हटा देते हैं। चलो ध्यान से देखो सब, ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, एंड आगे सो ऑन n = 5 है। और धीरे धीरे जो है वो एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, एंड फाइनली एनर्जी जो है वो जीरो हो जा रही है एट n = infinity, ठीक है। अब सपोज करते हैं, हमें क्या देखना है, हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखनी है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एक्सट्रीम केस, या तो एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए या तो एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए। तो दो केसेस है हमारे पास चेक करने के लिए। एक तो केस है कि इलेक्ट्रॉन n = 2 से n = 1 में चला जाए, एक तो ये केस है जिसके अंदर एनर्जी गैप क्या है, जिसके अंदर एनर्जी गैप जो है वो मिनिमम है, जो एनर्जी फोटोन को मिलेगी वो मिनिमम है। एक केस है कि n = infinity से इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 1 पर आ रहा है, और इसके अंदर जो एनर्जी गैप है दैट इज मैक्सिमम, राइट। जो फोटोन को एनर्जी मिल रही है, डिफरेंस ही तो मिल रहा है फोटोन को एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी लेके बाहर जा रहा है, दैट इज मिनिमम फॉर 2 to 1, एंड दैट एनर्जी गैप इज मैक्सिमम फॉर इंफिनिटी टू n = 1। और अभी हम लोग लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर हम बात करें डेल्टा ई की, तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, यही तो एनर्जी है फोटोन की, दैट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, विच इज इक्वल टू h × c/λ, ठीक है। तो इसका मतलब जो एनर्जी है मैम वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर एनर्जी गैप मिनिमम है, तो फोटोन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, इनवर्सली रिलेशन है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन फॉर दिस केस विल बी मैक्सिमम, इनवर्स रिलेशन, अगर तू छोटा तो मैं बड़ा, अगर मैं छोटा तो तू बड़ा, इनवर्स रिलेशन है ना। और सेकेंड केस में इंफिनिटी से 1 आने पर एनर्जी गैप क्या है, मैक्सिमम, फोटोन की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। अगर फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी मिनिमम, मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये उस टाइम पर अगर सोचने बैठेंगे तो हमारा सारा टाइम वेस्ट, है ना। पेपर लेंदी आता है, हम 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए सोच रहे हैं बैठ के कि भाई हमें एनर्जी गैप निकालना कौन सा है, हमें वेवलेंथ निकालनी किसकी है, नहीं। अगर हमने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करा होगा तो हमें पता होगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आती है, जब इंफिनिटी से फाइनल ऑर्बिट पर जो है इलेक्ट्रॉन जाता है, राइट। तो इसका मतलब फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जल्दी से देखते हैं, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैम, फॉर लाइमन सीरीज, फर्स्ट इनिशियल एन जो था वो इंफिनिटी है, और फाइनल एफ जो है वो 1 है। बामर सीरीज के लिए मैम जो एन आई है वो इंफिनिटी है। सिमिलरली बामर के लिए भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब इनिशियल इंफिनिटी होगा लेकिन फाइनल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली पैस्टन सीरीज के लिए भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब एन आई इंफिनिटी होगा और एन एफ क्या होगा मैम, 3 होगा। सो दीज आर द 3 केसेस, लाइमन, बामर एंड पैस्टन, ये 3 केसेस है हमारे पास।
नाउ लेट्स क्विकली सी हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालते कैसे हैं, उसके लिए वी विल यूज, साइड में हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है द वेव नंबर विच इज इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है, राइट। तो क्या होता है हमारा जो वेव नंबर होता है विच इज इक्वल टू 1/λ आर अपॉन 1/n f square minus 1/ni square. So this is the wave number of emitted light, right? जो लाइट एमिट हो रही है इन द स्पेक्ट्रम, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है, लाइट एमिट होती है ना। तो जो लाइट एमिट हो रही है उसका जो वेव नंबर है दैट इज म्यू बार, एंड लैम्डा is the wavelength of this emitted light, ठीक है। lambda is the wavelength and r is the Rydberg's constant। और ये Rydberg's constant के लिए प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन योर सीबीएसई बोर्ड कि अगर उन्होंने हमें वैल्यू दे दी तो हम पुट कर देंगे, अदरवाइज हम Rydberg constant में आंसर छोड़ाएंगे नहीं। द वैल्यू ऑफ आर इज, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ जल्दी से। Yes, it is correct. It is 109,677 centimeter inverse is the value of our Rydberg's constant. And ये फॉर्मूला अगर आपने एटम्स पढ़ा और ये फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं करा तो आपने क्या एटम्स पढ़ा है ना, कुछ नहीं पढ़ा आपने, फिर एटम्स नहीं पढ़ा, आपने मजाक किया है ना। क्योंकि ये जो है वो एटम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो नाउ लेट्स क्विकली सी कि क्या हम लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले लैम्डा एल निकाल लेते हैं। लैम्डा एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1/λ एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से हम क्या करते हैं, लाइमन सीरीज के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर। एनएफ क्या है इस केस में, 1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब जो 1/λ है वो क्या आ गया, r/1 स्क्वायर आ गया, राइट। क्योंकि हमें पता है इंफिनिटी का जो 1/इंफिनिटी है दैट इज 0, राइट। बामर सीरीज के लिए 1/λ लिखते हैं। 1/λ इज r टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। तो यहां से जो 1/λ है दैट इज कमिंग आउट r/2 स्क्वायर। 1/λ p पास्टन सीरीज के लिए r इज 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। तो यहां से जो 1/λ p है दैट विल कम आउट r/3 स्क्वायर। फाइन। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहां से लिख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से लिखूं तो लैम्डा एल क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज 1/r, रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम लिखेंगे लैम्डा बी दैट विल कम आउट 4/r, राइट। 2 का स्क्वायर पुट कर देते हैं एंड लैम्डा पी सिमिलरली विल कम आउट 9/r। जल्दी से इनकी रेशियो निकालते हैं, लैम्डा एल रेशियो लैम्डा बी रेशियो लैम्डा पी दैट इज कमिंग आउट 1:4:9। तो जो आपकी रेशियो है लैम वेवलेंथ की फॉर लाइमन बामर एंड पास्टन for the shortest wavelength line is 1:4:9. And this is again I am telling a very important question. ऐसे क्वेश्चन जो हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है आपका एग्जाम में जहां पर आपको प्रूव करना होता है कि जो आपका रिजल्ट है वो ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहां आपको वीकनेस क्या है, आपने फॉर्मूला ढंग से याद नहीं करा, आप कंफ्यूज हो गए, एन आई पहले आएगा या एन एस पहले आएगा,
आपको रिडवर्स कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, यार यहाँ तो रिडवर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो आर और आर डिवाइड हो रहा है, कट रहा है आर और आर। बट कहीं पर ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है जहां पे आपको रिडवर्स कांस्टेंट डालने की जरूरत पड़ जाएगी, और वहां पर अगर आपको रिडवर्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं होगी, वहां आप फंस जाएंगे और वहां आप नंबर गवा बैठोगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको साथ के साथ एक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग जो है वो साथ के साथ करते जा रहे हैं। इसीलिए ये सीरीज जो है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो आपके साथ है, आपका दोस्त है, आप उसका भला करना चाहते हो, तो उसको ये सीरीज जो है वो दे दो, ताकि उसका भी थोड़ा भला हो। अभी भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 4th डे है, वो भी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकता है हमारे साथ, राइट? और क्या कर सकता है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर कर सकता है। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी जो आपको दिखानी है फुल मार्क्स लाने के लिए। ओके,